हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरेंद्र भाटी सावरन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले हम दो टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, एक संविधान से और एक इतिहास से। संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रियम्बल हम डिस्कस कर चुके हैं और किसी को भी वो क्लास देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। और दूसरा, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है। तो आज हम संविधान की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, संविधान का अगली सीरीज का हमारा लेक्चर है भारतीय संविधान भाग 1 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भी संविधान हमने स्टार्ट कर दिया, संवैधानिक इतिहास हमने नहीं पढ़ा, या कुछ लोग सोच रहे होंगे संविधान के स्रोत हमने नहीं पढ़े। तो जनरली लोग संवैधानिक इतिहास से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्रोत पढ़ते हैं, उसके बाद भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक तरीका ये भी है, लेकिन मैं पहले भाग 1 पढ़ा हूं, उसका रीजन मैं अभी बता देता हूं। दरअसल अगर प्रस्तावना के बाद में मैं ये बताने लगूं कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बताऊं कि हाँ भाई, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। अब क्या करोगे, तुम सिर्फ रटोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो पहले हम चीजों को जान ले कि ये चीज ये है, उसके बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को कि हाँ जी ये चीज ये है, अच्छा ये तो हमने पढ़ी है, अच्छा ये यहां से ली गई है। तो एक तो हम जो चीज पढ़ेंगे उसके साथ के साथ बता के चलेंगे कि ये चीज यहां से ली गई है, उसके बाद अलग से भी देख लेंगे एक बार कि कौन कौन सी चीजें कहां से ली गई है। अब बात करते हैं संवैधानिक इतिहास की, वो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो, शुरू में अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बोरियत तुम्हें फील वहां हो सकती है, जबकि संविधान बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं नहीं चाहता थोड़ा सा भी इसमें बोरियत फील करो। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मजे लेके पढ़ो। स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान भाग 1, और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात हम कर लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या है भी? भारतीय संविधान भाग 1 का पहला आर्टिकल तो यह है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो क्या होगा? संघ। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन मैं अभी बता देता हूं। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहां ये शब्द क्लियर करना जरूरी है सबसे पहले तो, कि संघ से क्या मतलब है। यहां देखो, एक चीज ये समझ लो, जो पेपर बनता है वो इंग्लिश में बनता है और उसी के हिसाब से चेक होता है। तो ट्रांसलेशन में कई बार गलती हो जाती है। जैसे कि एक गलती मैं एग्जांपल दे देता हूं, यूपीएससी के एग्जाम में हुआ था 2011 में। एक वर्ड था स्टील प्लांट, स्टील प्लांट। अब इसका मतलब हम सबको पता है, स्टील प्लांट मतलब स्टील की फैक्ट्री, लेकिन हिंदी में था स्टील का पौधा। अब जिसने इंग्लिश में पढ़ा वो तो सही कर देगा, जिसने हिंदी में पढ़ा उसके साथ गलती हो गई ना, जबकि पहले ही लिखा हुआ है कि इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। तो यहां भी हमारे साथ ये गलती हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि दो शब्द हैं, एक है यूनियन और एक शब्द है फेडरल, और कई बार दोनों को ही संघ कह देते हैं। हालांकि फेडरल को परिसंघ कहा जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन की गलती की वजह से संघ कई बार बोला गया है। तो क्लियर कर लेते हैं अभी कि यूनियन है या फेडरल है। तो एक शब्द है यूनियन और दूसरा शब्द है हमारा फेडरल। बेसिक अंतर देखेंगे दोनों के हम। तो यूनियन में क्या होता है कि जो केंद्र है वो राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। केंद्र क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है, राज्य उसके मुकाबले कम शक्तिशाली। ठीक है भाई, पहला अंतर। यहां क्या है? केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां लगभग बराबर होती। पहला बेसिक डिफरेंस ये है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं यहां क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। ठीक है,
मतलब तुम किसी भी जैसे भारत में देख लेते हैं ना, तुम उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, लेकिन तुम्हारे पास नागरिकता किसकी? भारत की, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। यहां फेडरल में क्या होता है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। तो यहां राज्य को भी बराबर पावर लगभग दी गई है। अच्छा, ये चीज अभी क्लियर कर लो कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि फेडरल की खासियत यूनियन में नहीं होंगी या यूनियन की खासियत फेडरल में नहीं होगी। दोनों की एक दूसरे में खासियत होती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस की बात चल रही है। ठीक है, पहला। दूसरा अंतर, जो फेडरल है इसमें जो राज्य होते हैं ये आपस में समझौते के द्वारा जुड़े होते हैं। राज्यों के बीच समझौता होता है केंद्र के साथ। यहां कोई समझौता नहीं होता है। यहां क्या है, सभी राज्य आपस में समझौते के द्वारा जुड़े हुए हैं और यहां कोई समझौता नहीं होता है। आसान भाषा में आप बात करते हैं, फेडरल में जो राज्य हैं वो संघ से अलग हो सकते हैं, जबकि यूनियन में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस, अमेरिका, फेडरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। हालांकि फेडरल में भी अलग अलग जगह अलग अलग कुछ अंतर पाए गए, जैसे कनाडा का फेडरल थोड़ा सा अलग है, यूएस का फेडरल थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिक डिफरेंस हमने देख लिए क्या, कि यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होगी, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होगा, यहाँ दोनों की शक्तियां बराबर होंगी, राज्य आपस में समझौते के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये समझौते के द्वारा जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, अब हमारा देश कौन सा है, फेडरल है या यूनियन है? तो हम देखें इसकी लाइन क्या, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो संघ है वो कौन सा है, यूनियन, ना कि फेडरल। क्लियर है भाई? चलो अब मैं इसे मिटा देता हूं। दूसरी चीज हम यहां से क्या जानेंगे कि हमारे संघ का नाम क्या है। जो भारत संघ है इसका नाम क्या है? ठीक है भाई, तो नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, तो एक नाम क्या हो गया, इंडिया, और दूसरा नाम क्या हो गया, भारत। तो हमारे संविधान में इंडिया के या भारत के दो नाम दिए गए हैं, जो कि क्या है, भारतीय संघ के, इंडिया और भारत। तीसरा कोई नाम संविधान में नहीं है। हालांकि हम आम बोलचाल में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं भारतीय संघ के लिए, हिंदुस्तान कह सकते हैं, आर्यवर्त कह सकते हैं, जो भी हम कह सकते हैं, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग दो ही नाम है, इंडिया और भारत। अच्छा, अगली चीज हम यहां क्या देखेंगे, वो देखेंगे इसका क्षेत्र। ठीक है, मतलब क्या क्या इसमें संघ में क्या क्या शामिल होगा। तो क्या क्या शामिल होगा भाई, ये भी डिफाइन कर दिया गया है इसमें। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब पहली अनुसूची में जो निर्दिष्ट क्षेत्र है वो शामिल होगा। जो पहली अनुसूची में लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड है, पहली अनुसूची में जो क्षेत्र होगा पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। तो वो क्षेत्र क्या क्या है, पहली अनुसूची का क्या, संघ क्षेत्र, दूसरा राज्यों का राज्य क्षेत्र, और तीसरी चीज इसमें है अर्जित क्षेत्र। तीसरी चीज इसमें क्या है, अर्जित क्षेत्र। ठीक है भाई। अच्छा, तीनों क्या क्या है, संघ क्षेत्र कितने हो गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और ये राज्य कितने हैं, उसके एरिया, और अर्जित क्षेत्र। तो कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं, 29 नहीं है, 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और उसके 2 टुकड़े होने के बाद किसमें शामिल हो गए, केंद्र शासित प्रदेश में। तो एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य हो गए। अब संघ क्षेत्र कितने हैं, मतलब संघराज्य क्षेत्र कितने हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, पहले कितने थे, 7। अब जम्मू कश्मीर यहां से कम हुआ और 2 टुकड़ों में टूट के इधर शामिल हो गया, तो अब संख्या यहां कितनी हो गई, 9। तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये तो क्लियर हो गया। ये अर्जित क्षेत्र क्या है, तो अर्जित क्षेत्र का मतलब है कोई ऐसा क्षेत्र जो हमने
समझौते के द्वारा लिया हो किसी दूसरे देश से, या फिर हमने कब्जा कर लिया हो, मतलब युद्ध वगैरह में हमने कब्जा करके कोई क्षेत्र रखा हुआ हो, तो अभी हमारे यहाँ कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ क्या 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संघ में शामिल है, मतलब भारतीय संघ का मतलब ये सारी चीजें हैं। क्लियर है भाई? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि संघ कौन सा है, यूनियन है। दूसरी चीज देखी हमने कि संघ का नाम क्या है, इंडिया और भारत। और तीसरी चीज हमने यहां देखी कि संघ में क्या क्या शामिल होगा। क्लियर है भाई? तो पहला आर्टिकल हमारा यहां समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 की। तो पहला आर्टिकल हम देख चुके हैं, अब बात करेंगे दूसरे आर्टिकल की। तो क्या कह रहा है भाई दूसरा आर्टिकल? ये कह रहा है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य के प्रवेश की बात कर रहा है या उसकी स्थापना की बात कर रहा है। स्थापना कैसे करनी है? तो अगर इसे इंग्लिश में बात करें हम, तो ये कहेंगे हम एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है भाई? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात कर रहा है, मतलब एक क्षेत्र का भारत के अंदर, भारतीय संघ क्षेत्र में प्रवेश कराना है, नए राज्य का प्रवेश कराना है। तो कैसे कराएंगे? न्यू स्टेट की प्रवेश कैसे कराएंगे? तो कराएंगे हम संसदीय विधि के द्वारा। संसदीय विधि के द्वारा। ठीक है भाई? अब संसदीय विधि कैसे करेगी? तो इसमें कुछ शर्त हैं, कुछ निर्बंधन हैं और कुछ शर्त हैं। इसके आधार पर कुछ शर्तों के कुछ शर्तें दी गई, मतलब इन शर्तों के आधार पर कुछ बंधन लगाए, उसके आधार पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है संसद। ठीक है भाई? नए राज्य की स्थापना कर सकती है इस आधार पर संसदीय विधि बनाकर हम कोई भी नए राज्य का भारत में प्रवेश करा सकते हैं। क्लियर है भाई? अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 की। क्या कह रहा है भाई आर्टिकल नंबर 3? तो ये बात कर रहा है नए राज्य का निर्माण नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन। ठीक है भाई? 3 चीजों की बात कर रहा है। नए राज्य का निर्माण कैसे होना है, सीमा में नाम में परिवर्तन कैसे होना है और सीमा में परिवर्तन कैसे होना है। तो पहले बात करेंगे निर्माण की। तो किस तरीके से निर्माण होगा इसमें? देखो कैसे होगा। एक तो विलय के द्वारा हो सकता है, ठीक है। दूसरा विभाजन के द्वारा हो सकता है। विलय के द्वारा कैसे होगा? तो सबसे पहली बात, विलय किसका होगा? 2 राज्यों का विलय। 2 राज्यों का विलय किया जा सकता है। ठीक है भाई? मतलब 2 राज्य हैं, उन्हें मिला के एक राज्य बना दिया। इस तरीके से हम 2 राज्यों का एक राज्य बना सकते हैं। तो ये तब भी निर्माण हो सकता है नए राज्य का। उसके अलावा क्या हो सकता है? 2 राज्यों की राज्य क्षेत्र को मिलाकर, राज्य क्षेत्र को मिलाकर, ठीक है। मतलब 2 राज्य हैं,
कुछ राज्य क्षेत्र एक राज्य का लिया तो कुछ राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य का लिया, दोनों को मिला के एक तीसरा राज्य बना दिया, मतलब एक हमने नया राज्य बना दिया। इस तरीके से विलय करके भी हम किसी एक नए राज्य की स्थापना या उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब विभाजन के द्वारा, विभाजन कैसे, किसी भी नए राज्य का मतलब किसी भी एक राज्य को तोड़कर या कह सकते हैं हम विभाजित कर नए राज्य का निर्माण, नए राज्य या दो राज्य कह सकते हैं हम का निर्माण। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं विभाजन के, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े करके हमने दो राज्य बना दिए, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड। हालांकि अभी भी डिमांड उठ रही है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसमें अभी पूर्वांचल, अवध, इस तरीके से कई सारे राज्य इसमें बना दिए जाए, हरित प्रदेश बना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करके विभाजन करके भी हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्माण हमने देख लिया। अच्छा, इसमें दूसरी चीज, निर्माण देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे हम, नाम में परिवर्तन। ठीक है, नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के हम नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब आज इस राज्य का नाम कुछ और है, कल को कोई और नाम हम इसका रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले राज्य हुआ करता था मद्रास, इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, तमिलनाडु। ठीक है भी, तो मद्रास राज्य का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, तमिलनाडु। कब करा हमने नाम चेंज, ये तो ये करा हमने 1968 में। 1968 में मद्रास राज्य का नाम चेंज करके हमने तमिलनाडु कर दिया। उसके बाद एक राज्य था मैसूर, टीपू सुल्तान का शहर है, तो मैसूर राज्य का नाम चेंज करके क्या कर दिया हमने, कर्नाटक। ये कब करा भाई, ये करा हमने 1973 में। 1973 में हमने मैसूर राज्य का नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया। तो मतलब हम किसी राज्य का नाम भी चेंज कर सकते हैं आर्टिकल नंबर किसके तहत, 3 के तहत। ठीक है भाई। अब तीसरा काम हमें क्या करना है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो, अब हम तीसरी चीज करेंगे, सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन, दो चीजें हमने देख ली हैं, नाम में परिवर्तन और तीसरी चीज अब हम देखेंगे सीमा में परिवर्तन। किसकी सीमा, राज्य की सीमा में परिवर्तन। तो कौन कौन सी सीमा, पहली बात संघ राज्य क्षेत्र की सीमा, संघ राज्य क्षेत्र की सीमा। दूसरा किसकी सीमा, राज्यों की सीमा, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। मतलब जैसा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को निकाल कर उत्तराखंड में शामिल कर दें, या फिर उत्तराखंड के कुछ जिलों को हटा के उसे हम उत्तर प्रदेश में शामिल कर दें। इस तरीके से करके राज्यों की सीमा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां से उठता है, क्या हम भारत का कोई क्षेत्र, भी हम अभी तक क्या कर रहे हैं ना, क्षेत्र ले रहे हैं बस, ठीक है, विदेश से ले, मतलब क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने संघ राज्य का या हम भारत का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, क्या हम घटा भी सकते हैं? कैसा संसद को अधिकार है, सरकार को अधिकार है कि वो भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को दे दे? तो संविधान में कहा गया है कि भी इसके तहत तो वो शामिल नहीं है। संविधान में आर्टिकल भाग 1 के जो ये सारे अनुच्छेद हैं, इसमें तो वो निहित नहीं है, लेकिन आर्टिकल 368 का सहारा लेकर हम भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश के साथ बांट सकते हैं, या कह सकते हैं हम दूसरे देश को दे सकते हैं, उसका क्षेत्र ले सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर हमें कोई समझौता या किसी भी थ्रू अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है, तब उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल 368 का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो सारी चीजें हमने देख ली। अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में चल रहा होगा कुछ लोगों के अभी भी, कि आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या है, निर्माण में क्या अंतर है। ठीक है, तो निर्माण में अंतर यह है कि 3 के तहत जो हम निर्माण कर रहे हैं वो भारत की सीमा के अंदर ही जो क्षेत्र है उसी में तोड़ मरोड़ करके, सीमा में परिवर्तन करके, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके ही नए राज्य का निर्माण हम कर रहे हैं। जबकि 2 के तहत हम प्रवेश कराते हैं, मतलब भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी नए क्षेत्र का प्रवेश कराते हैं। ठीक है, ऐसा भूक्षेत्र तो भारतीय भूक्षेत्र में शामिल नहीं है, उस क्षेत्र को हम नए राज्य बनाते हैं आर्टिकल नंबर 2 के तहत। क्लियर है भाई? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि क्या है, आर्टिकल नंबर 4 या अनुच्छेद 4। ठीक है, तो बहुत कम जगह अनुच्छेद 4 को मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, समझाया हुआ है। जनरली हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहां अच्छे से समझेंगे कि किस चीज की बात कर रहा है अनुच्छेद 4। तो 2 चीजें हैं, 2 चीजों की बात करता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि हम पहली, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में परिवर्तन की बात कर रहा है। ये अनुच्छेद 4 क्या कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में परिवर्तन की बात कर रहा है। या और अच्छे से अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन है, जो संशोधन हो रहा है आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन है उसमें अनुसूची 1 और 4 में संशोधन, 4 में संशोधन भी शामिल है। मतलब क्या हुआ कि जब हम आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करेंगे तो उसी में यह भी निहित है कि पहली और चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 3 में तो संशोधन कर लिया, साथ ही साथ उस संशोधन के साथ में ही पहली और चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, ये बात कह रहा है। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि पहली अनुसूची क्या है, अब हमें पता होना चाहिए कि चौथी अनुसूची क्या है। थोड़ी सी बात करेंगे। पहली अनुसूची की हम बात कर चुके हैं पहले आर्टिकल के साथ में, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो दिया हुआ है किसमें, पहली अनुसूची में। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा और संघ की क्या सीमा होंगी, क्या क्या उसमें शामिल होगा, ये अनुसूची 1 में दिया गया, उसका विस्तार के बारे में। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, कितना रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में राज्यों का, उसके बारे में बात कर रही है मतलब चौथी शेड्यूल या अनुसूची। तो ये भी साथ ही साथ चेंज करना है 2 और 3 के संशोधन में, आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन के साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि जो नया राज्य बनाया है उसका क्षेत्र क्या है, राज्यसभा में उसकी कितनी सीटें होंगी, ये सारी चेंज भी इसमें करने हैं। दूसरी बात यहां कर रहा है ये, दूसरी चीज ये कह रहा है कि उपरोक्त जो परिवर्तन है या उपरोक्त जो संशोधन है ये आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत मतलब संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये जो संशोधन अभी हम कर रहे हैं ना आर्टिकल 2 और 3 में कर रहे हैं, पहली और चौथी अनुसूची में भी संशोधन कर रहे हैं, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन ये नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है भी, विशेष बहुमत की हमें जरूरत नहीं है, इसमें परिवर्तन के लिए हमें संसद के विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? साधारण बहुमत की, मतलब सिंपल मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत से हम ये संशोधन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, साधारण बहुमत से कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी। कंडीशन ये है कि ये जब संशोधन हमें करना है तो इसके लिए पहले हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सहमति से ही ये बिल संसद में रखा जाए। एक बाद में भी कंडीशन है कि चलो ठीक है, संसद ने पास कर दिया सिंपल मेजॉरिटी से, उसके बाद वो राज्य की विधानसभा को भी भेजा जाएगा। हालांकि उनकी राय मैटर नहीं करती है, लेकिन एक प्रक्रिया का अंश है या प्रक्रिया है कि हाँ भी उन्हें भी भेजना है। वो जवाब ना दें तो भी ऑटोमेटिक वो पास मान लिया जाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया है कि हाँ भी उनसे भी उनकी सलाह भी ले लो। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन दे दी। क्लियर है भाई? तो ये हमारे आर्टिकल थे पहले भाग के। ठीक है, तो उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मिनट, एक चीज और बतानी है, हमारी लाइव क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जिस किसी को भी अपनी सीट बुक करानी हो, जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर फोन करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।